Assalamualaikum students. I hope that you all will be fine. Today is lecture number 12 of computer science. तो कल हमने अलगोरिथम की पहली 4 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। आज अगली एग्जाम्पल पर जाने से पहले मैं एक्टिविटी 1.8 को डिस्कस करती हूँ कि इसमें आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें कहा है चेंज द अबव अलगोरिथम फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, रोम्बस और ट्रेपीजियम। तो आपको जो इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 दी गई थी जो कल हमने देखी थी, उसी को ध्यान में रखते हुए आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल, रोम्बस और ट्रेपीजियम इसका अलगोरिथम लिखना है। आपके पास ये 3 फार्मूलाज हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो उसका फॉर्मूला है डायगनल्स, दोनों डायगनल्स जो होंगे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 पर डिवाइड कर देना है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में आपने ए प्लस बी, ए और बी दोनों बेस की वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करना है और एच से मल्टीप्लाई कर देना है यानी कि हाइट के साथ। तो ये अलगोरिथम लिखते हुए आपने इन तीनों में से कोई एक फार्मूला को इस अलगोरिथम में यूज़ करना है, क्योंकि उन्होंने और का वर्ड इस्तेमाल किया है ट्रेपीजियम से पहले कि आप इन तीनों में से किसी एक फार्मूला के साथ ये अपना अलगोरिथम लिखेंगे इस एक्टिविटी में। एग्जाम्पल नंबर 5 पे अब चलते हैं। टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। अब आपको 3 नंबर्स दिए गए होंगे, आपने उन तीनों में से देखना है कि लार्जर वैल्यू कौन सी है आपके पास। तो उसी तरह आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके जो है सबसे पहले अपना स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए स्टार्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करना है। फिर स्टेप 2 में आपने इनपुट देने हैं नंबर्स। इनपुट नंबर्स क्या होंगे, अगर ज़्यादा नंबर्स हैं एक से ज़्यादा तो आपने यहाँ नंबर्स का वर्ड इस्तेमाल करना है इनपुट के साथ। तो आप 3 नंबर्स ले रहे हैं क्योंकि आपने 3 वैल्यूज़ में से देखना है कंपैरिजन करवा के कि लार्जर वैल्यू कौन सी है आपकी। तो लार्जर वैल्यू देखने के लिए n0, n1 और n2 इन तीनों को इनिशियलाइज करवाया। अब स्टेप 3 में आप फॉर्मूला लिखेंगे सेट लार्ज टू n0। अब ये क्यों आप लिख रहे हैं, असल में ये फॉर्मूला नहीं, आपने सेट करवा दिया कि n0 को आपने लार्ज के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। यानी लार्ज का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप n0 को पहले सपोज करें कि ये लार्ज वैल्यू है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस लार्ज के अंदर n0 को स्टोर करवा के इस लार्ज के साथ n1 और n2 दोनों को कंपेयर करवाएंगे, जैसे आपने फ्लो चार्ट में किया था कि 3 वैल्यूज़ ले ली, पहले को आपने लार्ज के अंदर स्टोर करवा दिया और बाकी दोनों को उसके साथ कंपेयर बारी बारी करवा दिया। तो वैसे यहाँ पर करना है स्टेप 4 में, फिर आपने पहले n1 को कंपेयर करवाना है लार्ज के साथ और फिर n2 में अगले स्टेप में कंपेयर करवाएंगे। तो ये कंडीशन लगेगी इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, कि अगर तो n1 जो है वो लार्ज वाली वैल्यू से यानी n0 से बड़ा है, अगर ये ट्रू हो जाती है वैल्यू तो फिर क्या कर दो, सेट लार्ज टू n1। अगर n1 बड़ा है n0 से तो लार्ज के अंदर अब n0 को चेंज करके n1 को स्टोर करवा दो। लेकिन अगर ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है, सपोज n1 n0 से बड़ा नहीं है, तो फिर अगली वाली जो कंडीशन होगी ये वाली ये फिर चलेगी। इफ़ n2 इज़ लार्जर देन ग्रेटर देन लार्ज सेट लार्ज टू n2, कि अगर n2 0 से बड़ा है या फिर अगर ये जो है ट्रू हो जाती है और ये वाली ट्रू हो जाती है और n1 जो है लार्ज के अंदर स्टोर हो जाता है n0 को चेंज करके, तो फिर यहाँ n2 और n1 को कंपेयर करवाया जाता, ठीक है। तो n2 को कंपेयर करवाया जाएगा लार्ज के साथ, तो या तो यहाँ पर अगर ऊपर वाली वैल्यू फॉल्स होनी थी तो n0 के साथ कंपेयर हो रहा होगा ये, और अगर ये ट्रू हो जाना था तो फिर ये n1 के साथ कंपेयर करवाया जाना था। यानी कि इसी स्टेप में जो है क्लियर हो जाएगा कि n2 बड़ा है, n1 बड़ा है या n0 बड़ा है। तो इन दोनों को देखेंगे और अगर ये ट्रू हो जाएगी तो सेट लार्ज टू n2, यानी लार्ज में जो भी पहले वैल्यू थी अगर तो ये ट्रू हो गई है, n2 अगर बड़ी आ गई है तीनों से, तो n2 को लार्ज के अंदर स्टोर करवा दो। तो इस तरह आउटपुट जो है लार्ज को डिस्प्ले करवा देंगे आउटपुट के कीवर्ड के साथ लिखकर, और फिर ये एंड हो जाएगा। अब इसी को नीचे एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से ये वाला अलगोरिथम काम कर रहा है। In this algorithm, step 1 shows starting of the algorithm,
कि स्टेप 1 में हमने इस एल्गोरिथम में क्या करवाया था, स्टार्ट करवा दिया इस एल्गोरिथम को स्टार्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करके। स्टेप 2 shows that a user provides 3 numeric values and they are stored in computer memory with the names n0, n1 and n2। अब आपने स्टेप 2 में क्या किया, 3 न्यूमेरिक वैल्यूज़ ले ली थी और उसको n0, n1 और n2 के साथ स्टोर करवा दिया कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। In this algorithm, initially we assume that the largest value is n0 and we compare it with the other two values। के पहले हमने सपोज कर लिया कि जो लार्ज वैल्यू है वो n0 है, ये पहली वाली वैल्यू जो है ये लार्जर वैल्यू है, तो आपने n0 को लार्ज के अंदर स्टोर करवा के क्या किया, बाकी दोनों वैल्यूज़ के साथ अगले दोनों स्टेप में आपने इसको n0 को कंपेयर करवा दिया, यानी लार्ज वाली वैल्यू को दोनों के साथ कंपेयर करवा दिया। So step 3 shows that data of n0 is stored in computer memory with a name large. Step 4 describes that if the value of n1 is greater than large, then the value of large is updated and its new value is the value of n1। अब स्टेप 4 में क्या हो रहा था कि n1 को इस लार्ज यानी n0 के साथ कंपेयर करवाया जाएगा कि अगर तो n1 बड़ा होगा n0 से तो उसको अपडेट करवा के लार्ज वाली वैल्यू को उस लार्ज के अंदर n0 के बजाय अब n1 को स्टोर करवा दिया जाएगा। इन केस n1 इज़ लेस देन और इक्वल टू लार्ज, देन स्टेप 4 विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लार्ज। अगर तो n1 जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टेप 4 में ही अगर n1 लेट्स सपोज लार्ज से छोटा होता या इक्वल इसके हो जाता है, यानी कि ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती तो क्या होना था, तो ये वाला जो स्टेप है ये नहीं चलना था, ठीक है, यानी लार्ज के अंदर फिर n0 ही स्टोर रहना था, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ना था अगर ये वाली स्टेप 4 में कंडीशन फॉल्स हो जाती तो। सिमिलरली स्टेप 5 में चेंज द वैल्यू ऑफ लार्ज प्रोवाइडेड दैट n2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज। स्टेप 6 डिस्प्लेस द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ लार्ज। अब स्टेप 5 में क्या हुआ था कि n2 को लार्ज से कंपेयर किया गया, अगर तो ये ट्रू होता तो फिर ये लार्ज की वैल्यू अपडेट होके n2 इसके अंदर स्टोर हो जाता, और अगर ये n2 वाली जो है छोटी होती या इक्वल होती वैल्यू लार्ज से तो फिर n0 ही इसके अंदर स्टोर रहना था, और इससे इस वाली कंडीशन से इस पर कोई अफेक्ट नहीं होना था अगर ये वाली भी फॉल्स हो जाती तो। और स्टेप 6 में इस तरह से हम लार्ज को प्रिंट करवा रहे हैं आउटपुट के साथ, यानी आउटपुट के कीवर्ड के साथ इसको लिख कर हम प्रिंट करवा रहे हैं जिसके अंदर हमारी वैल्यू लार्जर वैल्यू स्टोर होगी। और फिर बस स्टेप 7 में ये एल्गोरिथम जो है वो एंड हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स, कि जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे, जितने मार्क्स आए होंगे एक सब्जेक्ट में उसका ग्रेड निकालना है। तो जैसे हमने ये फ़्लो चार्ट इसका बनाया था ग्रेड्स के लिए, बिल्कुल वैसे ही एल्गोरिथम होगा। स्टेप 1 में स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप 2 में इनपुट नंबर्स लेंगे। क्या क्या इनपुट नंबर्स में लिखेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स। ये दोनों इसलिए लिए हैं क्योंकि फॉर्मूला जो है परसेंटेज निकालने का, क्योंकि परसेंटेज की बेस में ग्रेड हम निकालते हैं कि जितनी परसेंटेज आई होगी सब्जेक्ट की उतने ही उसी लिहाज से ग्रेड लगाया जाएगा उसका। तो ये इस में ख्याल रहे कि ऑब्टेन्ड मार्क्स जैसे हम लिख रहे हैं तो इसके दरमियान में स्पेसिंग नहीं होगी, ठीक है। जब आप इनपुट करवा रहे होते हैं कोई नंबर, उसका जो भी नाम आप रख रहे हैं उसके दरमियान में स्पेस नहीं होगी, इस वजह से इसमें ये अंडरस्कोर का सिंबल इस्तेमाल किया गया और टोटल मार्क्स के लिए भी, ताकि स्पेसिंग ना हो इनके दरमियान में। तो अब आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में सेट परसेंटेज टू, अब परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। सिंपल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर आप लगाएंगे। फिर स्टेप 4 में अब क्या हो रहा है, जो फॉर्मूला आपने लिख दिया परसेंटेज निकालने का, यहाँ पर अब आप सारी कंडीशन चलाएंगे कि जितने मार्क्स आए होंगे उसका अब आपने ग्रेड देखना है कि परसेंटेज अगर 80 से अबव है तो सेट कर दो ग्रेड को A+, ठीक है। अगर तो ग्रेड 80 से ग्रेटर नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाले में आ जाओ, ठीक है। ये इफ़ एल्स का मकसद यही होता है कि अगर ट्रू है इफ़ वाली कंडीशन तो ये वाली चीज़ प्रिंट करवा दो जो इफ़ में लिखी है, और अगर तो ये फॉल्स हो गया है तो फिर एल्स वाले में आ